हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो प्रोजेक्ट परख का मॉडल पेपर सेट 3 का इकोनॉमिक्स का जो पूरे का पूरा 2-2 नंबर, 3-3 नंबर और 5-5 नंबर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे को इस वीडियो में हम आप लोगों को कराने वाले हैं। हम लोग इससे पहले जो है वो 2-2 नंबर का, 3-3 नंबर का और 5-5 नंबर का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये सेट नंबर 3 होने वाला है और हम आप लोगों को पहले ही बोल दे रहे हैं, इस सेट नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, फिर चाहे वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जितना भी क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है ना, यकीन मानो आप, एकदम कमाल कमाल का क्वेश्चन दिया है और एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है। और इनमें से कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जेक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट का। तो जिन लोगों को भी क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डर है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, लिख नहीं पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, हर चीज जो हम आप लोगों को करवा रहे हैं मेरे साथ साथ करो। ऑब्जेक्टिव में पहले ही सब चीज करवा दिए। 100 एमसीक्यू का 3 सेट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 2024 से लेकर के 2012 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू 4 घंटे का लाइव मैराथन क्लास में सोल्व करवा दिए, प्लस मॉडल पेपर सोल्व करवा दिए। इस साल का, पिछले साल का मॉडल पेपर करवा दिए, परख का मॉडल पेपर करवा दिए, प्लस बुक का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवा दिए, प्लस वन शॉट वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर भी करवा दिए। इससे ज्यादा और क्या पूछेगा भाई। इतना पढ़ करके तो आप इकोनॉमिक्स का मास्टर बन जाओगे, तो क्या आपसे इकोनॉमिक्स का एग्जाम नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट समय में या पहले हमसे नहीं जुड़ पाए थे, अभी कुछ दिन पहले या अभी हमसे जुड़े हैं, तो उनको भी हम बोल रहे हैं, बच्चा मेरे पे ट्रस्ट रखो। हम जो जो चीज पढ़ाए हैं, जो जो चीज पढ़ा रहे हैं, वो सारा चीज आप मेरे साथ पढ़ते जाओ। आपको इकोनॉमिक्स में डरने का कोई जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव में डर है तो इस साल का मॉडल पेपर करो, परख का मॉडल पेपर उठा के कर लो जो हम करवा रहे हैं, साथ साथ जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहे हैं वो कर लो। इतना कर लेने से हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग अब करने वाले हैं परख का मॉडल पेपर का सेट 3, या इससे पहले के 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हिंदी वालों के लिए सेपरेट वीडियो आ रहा है, इंग्लिश वालों के लिए सेपरेट वीडियो आ रहा है, उसको देख लेना आप लोग। आपका जो लैंग्वेज होगा आप उसमें उसको देख लेना। अब चलो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्या बोल रहा है हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन में, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई नीड। इसका मतलब हम लोगों का जो भी नीड्स है, हम लोगों का जो भी वांट्स है, उस नीड्स, उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए हम जो भी काम करेंगे वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। सिंपल बात है। कोई भी ऐसा एक्टिविटी का है, यानी कि पैसा कमाने वाला कोई भी एक्टिविटी मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, लेकिन सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा नहीं कमाता है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट नेसेसरली जनरेट इनकम। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एक्टिविटी मे और मे नॉट जनरेट इनकम। फॉर एग्जाम्पल, कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इट डज नॉट जनरेट इनकम। कंजम्पशन करना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, लेकिन कंजम्पशन करके मनी जनरेट नहीं करते। कोई भी ऐसा काम जिसको करने से हमको पैसा मिल रहा है वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा, सिंपल। लेकिन हर इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा नहीं कमाता है। फॉर एग्जांपल, कंजम्पशन, गुड्स को कंज्यूम करना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन कंजम्पशन से हमको इनकम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब कंज्यूमर एक ऐसा सिचुएशन पे हो जहां वो अपने किसी भी तरीके के डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता है। यानी अगर हम जितने गुड्स को पहले कंज्यूम करते थे, हम अभी भी उतना ही गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। हम अभी के समय में अपने गुड्स के क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। ना तो कंजम्पशन को हम बढ़ा रहे हैं, ना तो कंजम्पशन को हम घटा रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। मेरा जितना पहले कंज्यूम हम करते थे, आज भी हम उतना ही कंज्यूम करते हैं। तो उसी को बोलते हैं कि हम, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। A consumer is in a state of equilibrium when he consider his choice to be the best in the present circumstances and he does not want to make any change in his behavior until the present situation itself change। जब तक कि वर्तमान परिस्थिति ना बदल जाए तब तक वो अपने डिमांड में कुछ भी चीजों को चेंज करना नहीं पसंद करता है। ठीक है, आगे। व्हाट इज मीन्ड बाय टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू यानी कि टीयू। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब सिंपल होता है कि हम लोग जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचे हैं, जितने भी गुड्स को बेच के जो हमको टोटल पैसा मिला है वो मेरा होता है टोटल रेवेन्यू। ठीक। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है पर यूनिट
रेवेन्यू, हम जितने भी गुड्स को बेच रहे हैं, पर यूनिट रेवेन्यू, हम जितने भी गुड्स को बेचे हैं उसमें एक एक गुड्स का जो मेरा रेवेन्यू होगा वो मेरा कहलाता है एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है वन एडिशनल कमोडिटी टू सेल। जब हम लोग एक एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं तो एक्स्ट्रा बेचने से जो टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आता है वही कहलाता है हम लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है। आगे डिफाइन मार्केट, तो लो भाई मार्केट तो हम लोग हर मॉडल पेपर में मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं। मार्केट क्या होता है ये तो हर मॉडल पेपर में पढ़ रहे हैं भाई, ये तो समझाने का जरूरत ही नहीं है, तीनों मॉडल पेपर में इसी को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर टू द फ्लो ऑफ, रुको गलत, हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर टू द फ्लो ऑफ मॉनेटरी इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज इन ए सर्कुलर फॉर्म इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स होते हैं उन इकोनॉमी के बीच रियल फ्लो, अगर एक इकोनॉमी में किसी भी तरीके का रियल फ्लो हो रहा है या मॉनेटरी फ्लो हो रहा है, रियल फ्लो या मॉनेटरी फ्लो हो रहा है, मॉनेटरी फ्लो हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो। इसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और इस सर्कुलर फ्लो का ना तो कोई बिगिनिंग है ना तो कोई एंड है, यानी ये ना तो कहीं से या ना तो कभी शुरू होता है और ना ही ये खत्म होता है, ये हमेशा चलता रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हाट आर टू फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। लो जी, कमर्शियल बैंक्स का तो बहुत सारा फंक्शन है लेकिन हमको दो फंक्शन पूछा, तो दो प्राइमरी फंक्शन को ही लिख दो। प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन हो गया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करना और गिविंग लोन, यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पैसा जमा लेना और लोन देना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी MPC हम लोगों को निकालने बोल रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा C बाय डेल्टा Y। यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है, ये बताता है परपोनेंट चेंज इन कंजम्पशन और परपोनेंट चेंज इन इनकम के बीच ये रिलेशन को मेरा बताता है। ठीक, मार्जिनल मार्जिनल कंजम्पशन टेंडेंसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड द चेंज इन इनकम, कि भाई कंजम्पशन में कितना चेंजेस आया, इनकम में कितना चेंजेस आया, इसी को हम लोग बोलते हैं MPS। ठीक है, ये MPS का हम लोग का फॉर्मूला है। MPS का फॉर्मूला है MPC इज इक्वल टू डेल्टा C बाय डेल्टा Y। C का मतलब कंजम्पशन, Y का मतलब इनकम। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्केट रूल्स ऑफ से। देखो से का रूल, से का मतलब होता है JB से। आप लोगों को याद है ना, JB से का रूल अगर बोले या आपको अगर सिर्फ पूछे कि से का रूल क्या होता है तो आप बताना कि एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट JB से प्रोपाउंडेड ए रूल इन हिज बुक। JB से ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था टेरिटरीड इकोनॉमिक पॉलिटिकल। उसमें उन्होंने बताया था, इस बुक में उन्होंने क्या बताया था, बताया था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड मतलब सप्लाई अपना डिमांड खुद ढूंढ लेता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसी चीज को से का रूल बोला जाता है, इसी चीज को से का मार्केट रूल बोला जाता है। वो बोलता है कि अगर मार्केट में कभी भी किसी भी गुड्स का सप्लाई आप कर दिए हो तो अपने आप मार्केट में उसका कहीं ना कहीं से उसका डिमांड जो है वो निकल ही आएगा। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसी चीज को द से का रूल बोला जाता है, क्योंकि से का मतलब JB से, तो ये से का रूल है। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 2 में। 3-3 नंबर का क्वेश्चन, एग्जाम में 8 क्वेश्चन देगा जिसमें से हम लोगों को 3-3 नंबर का 6 क्वेश्चन बनाना होगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ मेनी कैटेगरी डज इट हैव। थोड़ा यहाँ पे इंग्लिश में देना था, छूट गया थोड़ा सा, मतलब लाल पेन करना था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, हम बार बार आपको समझाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। अगर कभी भी किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से जब उसके डिमांड में चेंज हो जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बताता है कि कितना प्राइस चेंज होने से डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है। ठीक है, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आना ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। क्लियर बात है, उसी को लिखे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, ये सब, और ये इसका फॉर्मूला होता है हम लोगों का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q
बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी। ठीक है, यहां हम लोगों का ट्रिंगल यानी डेल्टा क्यू का मतलब होता है हम लोगों का चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्यू का मतलब होता है इनिशियल डिमांड, पी का मतलब है इनिशियल प्राइस और डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्राइस। क्लियर बात है, हो गया। अब हम लोगों को ये भी तो क्वेश्चन में बोला है ना कि ये कितने टाइप का होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो 5 टाइप का मेरा होता है। हम कई बार आप लोगों को ग्राफ में पढ़ाए हैं, वन लास्ट टाइम फिर से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये हम लोगों का हो गया डिमांड कर्व हो गया, क्या हो गया हम लोगों का डिमांड कर्व, ये 0 हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब ये जो बेस लाइन है ठीक इसके सीधा में यहां जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है हम लोगों का 1 होता है, यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है, यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी होता है, यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होता है और यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा होता है। ठीक, तो सबसे पहला है हम लोगों का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये 5 गो हुआ। इलास्टिक डिमांड का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का मतलब है E इज इक्वल टू हम लोगों का इंफिनिटी। एंड यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है E इज इक्वल टू 1। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। ये 5 पॉइंट है, इसी को यहाँ पे हम दिखा दिए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 तरीके का हम लोगों का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, 3 नंबर का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द 3 मेन फंक्शंस ऑफ मोनोपोली मार्केट। लो जी, मोनोपोली मार्केट का 3 मेन फीचर्स पूछ रहा है, 3 मेन फीचर्स, और आपको इसको डील करना है, लेकिन हम 3 के अलावे बाकी भी पूछ बता दिए। अगर मान लो कि यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है तो आप इसको डील कर देना। तो मोनोपोली मार्केट का पहला फीचर है सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर, इसमें सिर्फ एक प्रोड्यूसर या सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, फार्म इज प्राइस टेकर, फार्म खुद प्राइस टेकर होता है, नो नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये जिस सामान को बेचेगा उस सामान को बेचने वाला दूसरा यहां कोई नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फार्म, नए फार्म्स के एंट्री पे प्रतिबंध होता है, रिस्ट्रिक्शंस होता है और प्राइस डिफरेंशिएशन यहां पे पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पे बोल रहा है, इन्वर्टेड कोमा में है, डिमांड एंड सप्लाई आर द टू साइड्स ऑफ सीजर्स यानी कि कैंची देखे है ना, कैंची सीजर, कैंची के दोनों फलन में मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई है। ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। तो देखो इस स्टेटमेंट को मार्शल ने कहा था, मार्शल ने कहा था कि किसी भी मार्केट में प्राइस वहीं तय होगा जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटेगा। जैसे कैंची, कैंची का दोनों सिरा जो है, कैंची का दोनों सिरा जब आपस में एक दूसरे को काटता है, वहीं से कोई ना कोई कपड़ा या धागा कटाता है। तो वैसे ही एक डिमांड है, एक सप्लाई है, जहां ये दोनों आपस में मिलेगा वहीं गुड्स एंड सर्विस का प्राइस तय होगा। इसी को सीजर का एग्जांपल देकर के जो है वो मार्शल ने समझाया था। ठीक है, और उन्होंने देखो इस तरीके से समझाया था, एकदम नॉर्मल है कि ये हम लोगों का डिमांड कर्व होता है और ये हम लोगों का होता है सप्लाई कर्व। तो जहां ये दोनों एक दूसरे को काटा वहीं पे हम लोगों का प्राइस डिटर्मिनेशन हो जाएगा। यहाँ क्वांटिटी डिमांड है, यहाँ पे गुड्स का प्राइस है, यहाँ पे जो है वो कीमत तय हम लोगों का हो जाएगा। इसी चीज को सीजर का एग्जांपल देकर के जो है वो मार्शल ने समझाया था और इसी चीज को हम लोगों को डायग्रामेट्रिकल प्रेजेंटेशन मांगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर बाजी कर दिए, जो बताना था बता दिए। इसके बाद ये रहा, यहाँ पे हम लोग देखो सेम वही ड्राइंग करके यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, ये देखो ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, यहाँ एक दूसरे के बराबर हो गया, वहां हम लोगों का प्राइस तय हो गया। ऊपर से नीचे आता है, मतलब नीचे से ऊपर भागता है सप्लाई कर्व। ठीक है, और ऊपर से नीचे आता है हम लोगों का डिमांड कर्व। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे। अब देखो 42 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन दिया है पर यूनिट 0 1 2 यहाँ टोटल कॉस्ट यानी टीसी दिया है 0 का 50, ये 100, ये 120, 150, 210। हमको निकालने बोला है मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एमयू। तो पता है ना मार्जिनल कॉस्ट यानी तो मार्जिनल यूटिलिटी एन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1 होता है। या हम लोग ये भी जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो टोटल यूटिलिटी 50 है, तो पहली बार तो कोई चेंजेस नहीं आया होगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं है। इसके बाद इसके बाद ये टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, 50 से 100 हो गया, तो 100 बढ़ा, 50 से 100 हो गया तो 50 बढ़ा ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी 50 होगा।
फिर ये 100 से 120 हो गया, तो ये बढ़ के कितना हो गया 20 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी 20 होगा। ये बढ़ के कितना हो गया 150 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी 30 हो गया। 150 से बढ़ के 210 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया 60 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। बस मार्जिनल यूटिलिटी बोला इसलिए हम लोग डायरेक्ट इस तरह से निकाल दिए। अगर यही क्वेश्चन में अगर एवरेज यूटिलिटी भी मांग देता, सपोज कर लो क्वेश्चन में हम लोगों को एवरेज यूटिलिटी बोल देता, तो एवरेज यूटिलिटी हम लोग कैसे निकालते? तो एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पे एवरेज टोटल यूटिलिटी 0 है, मतलब 50 है, और यहाँ 0 है, तो शुरू बार में 0 आता। फिर 100 को 1 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 100 आता। फिर 120 को 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे हम लोगों का 60 आता। इस तरीके से हम लोग एवरेज यूटिलिटी निकाल सकते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है? तो चलो डिफरेंसेस को, जो डिफरेंसेस हम पहले समझाए थे, अगेन हम वही डिफरेंसेस यहाँ लेके आ गए, ताकि हम हर एक चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से रिलेट करते हुए समझा सके। देखो बच्चा, यहाँ लिखे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ लिख दिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, एकदम अच्छा से समझना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इट इज कंसर्न्ड विद द इंडिविजुअल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल इकोनॉमी होता है, और इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? एक कंज्यूमर के बारे में, एक फार्म के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में, और उनका जो इनकम और डिमांड है उसके बारे में। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसी एक चीज के बारे में नहीं पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट चीजों के बारे में, पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं। जैसे नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, और जनरल प्राइस लेवल, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 2, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो बेस्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट पे। किस पे? फुल एम्प्लॉयमेंट पे। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक अंडर एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक कुछ कुछ चीज आप लोग और याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्राइस थ्योरी पे बेस्ड है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पे बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पे ये बेस्ड है, ठीक है। और और कुछ अगर देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो बहुत ही नैरो होता है, मतलब छोटा होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? वाइड होता है। ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कम से कम, हम बोलेंगे ना माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस, आप 3 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन के लिए भी रेडी रखना, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, या तो 5 नंबर में भी पूछ दे, नहीं तो फिर हो सकता है 3 नंबर में पूछे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट इज ग्रीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो ग्रीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट तो समझ में आता है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमारे देश में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन को बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन अब भाई ये ग्रीन कहाँ से वर्ड जोड़ दिया? तो ग्रीन नेशनल प्रोडक्ट, ग्रीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि नेचर से, नेचर को, इन्वायरमेंट को जो भी नुकसान पहुंच रहा है, उसको जो पोल्यूशन हो रहा है, तो उस पोल्यूशन में जो पैसा खर्च किया गया, या नेचर पोल्यूशन की वजह से अगर कोई चीज डैमेज हुआ, वहां जो चीज खर्चा हुआ उसको यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। सिंपल बात है। जो भी पोल्यूशन हो रहा है, उस पोल्यूशन की वजह से इन चीजों को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। नेचर को जो भी हार्म पहुंचा, उन चीजों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे। तो ये मेरा ग्रीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल, बस इसका छोटा सा मीनिंग याद रखना और कुछ नहीं। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट इज ए लिक्विड ट्रैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विड ट्रैप क्या होता है? लिक्विड ट्रैप का मतलब है, सिंपल है, कि कभी भी कोई भी जो कंज्यूमर होता है, वो कंज्यूमर हमेशा अपने पास पैसा रखता है, यानी कि लिक्विड रखता है। अरे भाई हम भी अगर है तो हम भी अपने पास पैसा रखेंगे, आप भी हो तो आप भी अपने पास पैसा रखोगे, हर कोई पैसा रखोगे। तो अपने पास सबसे बड़ा जो लिक्विड एसेट होता है वो होता है कैश। अपने पास सबसे बड़ा जो लिक्विड होता है वो होता है कैश। कैश बोले तो मनी, हम लोगों के पास सबसे बड़ा लिक्विड एसेट है। क्लियर? अब ये जो लिक्विड एसेट है हम लोग 3 वजहों के वजह से रखते हैं। एक लिक्विड एसेट हम लोग, अगर हम लोगों को कोई सामान अभी खरीदना है, कोई सामान खरीदना है, इसके वजह से पैसा रखेंगे। दूसरा, सेविंग करने के लिए, फ्यूचर के लिए पैसा जमा करके रख देंगे। या तीसरा, ना तो हम अभी कुछ खरीदे, ना तो हम उसको फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखें, बल्कि उसको कहीं सट्टे बाजार में लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि शेयर खरीद लेंगे, डिवेंचर खरीद लेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये 3 वजहों से हम लोग पैसा को रखते हैं।
क्लियर बात है मेरा? अब ये जो हम लोगों का लिक्विड ट्रैप है, इसके बारे में प्रोफेसर जे.एम. किन्स ने बताया था और उन्होंने यही कहा था कि सबसे बड़ा जो लिक्विड मतलब सबसे बड़ा जो लिक्विड एसेट होता है हम लोगों का, वो होता है मनी, जो सबसे बड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग अपने पास रखते हैं। और 3 ही तो पर्पज़ के लिए रखते हैं हम लोग, या तो फिर ट्रांज़ैक्शन लेन-देन करने के लिए, या तो फिर कहीं उस पैसे को लगाने के लिए, या तो फिर किसी सट्टे बाज़ार में पैसे को लगा दिए। अब लिक्विड ट्रैप हमको क्या बताता है, ध्यान से समझना। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इसका लंबा थ्योरी है, इतना बड़ा लंबा थ्योरी नहीं भी करोगे तो आप चलेगा। ठीक है? ये रहा हम लोगों का लिक्विड ट्रैप, इस ग्राफ को अच्छा से समझना। लिक्विड ट्रैप देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2 लाइन हम लोगों का खींच दिया गया। ये हम लोगों का मनी है, ये हम लोगों का इंटरेस्ट है। ध्यान से याद रखना, जैसे-जैसे इंटरेस्ट का रेट घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। इंटरेस्ट घट रहा है ना? घटने के बाद एक समय में जो मनी है ना, वो हम लोगों का मनी सीधा भागेगा। मनी क्या होगा? सीधा भागेगा। जहाँ से मनी सीधा भागना स्टार्ट कर दिया ना, जहाँ से मनी सीधा भागना स्टार्ट कर दिया ना, वही होता है लिक्विड ट्रैप। बस, इससे ज़्यादा अब आप लोगों को कुछ ध्यान में नहीं रखना है। सर लिक्विड ट्रैप क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या पता चलता है, ये सब अब कुछ मत जानो बाबू, बस इस फॉर्मेट को याद रखना। अगर लिक्विड ट्रैप बोला तो डिट्टो इस फॉर्मेट को लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल गया। सिंपल बात है, इससे ज्यादा और कुछ मेहनत मत करना इसके ऊपर। ठीक है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है कभी, लेकिन है इसलिए हम बता दे रहे हैं। आगे, राइट 4 कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो हम लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी आरबीआई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, आरबीआई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए जो भी काम करता है, उसका कोई 4 स्टेप हम लोगों को वो पूछ रहा है कि किस तरीके से आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर सकता है। तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए कई तरीका होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड होता है और एक होता है क्वालिटेटिव। जैसे आरबीआई को करना है वो कर सकता है। तो आपको बस पॉइंट्स याद रखना है कि कौन-कौन पॉइंट्स में वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करेगा। सबसे पहला है बैंक रेट्स। बैंक रेट से मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब ओपन मार्केट में सिक्योरिटी और बॉन्ड्स को खरीद बेच के। सबसे पहला याद रखना बैंक रेट, सबसे पहला बैंक रेट से कर सकता है। दूसरा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब ओपन मार्केट में चीजों को खरीद और बेच के कर सकता है। तीसरा, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो को ऊपर नीचे करके मॉनेटरी पॉलिसी को वो कंट्रोल कर सकता है। और सबसे लास्ट में होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी एसएलआर। ठीक है? सबसे पहला क्या से कर सकता है वो, चाहे तो बैंक रेट से कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, कैश रिजर्व रेशियो से कंट्रोल कर सकता है। तीसरा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से कंट्रोल कर सकता है। और लास्ट, शेयर मार्केट्स यानी ओपन मार्केट्स ऑपरेशन से। किससे कर सकता है वो? ओपन मार्केट ऑपरेशन से। ठीक है? बस आपको ये 3-4 पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है ना? चलो, अब आते हैं सेक्शन नंबर 7, यानी कि सेक्शन नंबर सी, यानी कि हम लोगों को 5-5 नंबर का एग्जाम में 6 क्वेश्चन देगा, जिसमें से हम लोगों को 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा। ठीक है? चलो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का हो गया ये 76 47 ना। 47 पे बोल रहा है व्हाट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और एक इंडिफरेंस कर्व से एक जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में कैसे आता है? सबसे पहले बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। हम कई बार आप लोगों को इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बताए हैं, मॉडल पेपर में भी बताए हैं, वन शॉट वीडियो में भी बताए हैं, शॉर्ट वीडियो क्लिप में भी आप लोगों को बताए हैं। बहुत बार हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताए हैं। एक बार और बताते हैं। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है, ये बताता है किसी भी कंज्यूमर के सैटिस्फैक्शन को बताता है कि जब कभी भी कोई भी कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम से 2 तरीके के गुड्स को कंज्यूम करता है, जिससे उसको बराबर यूटिलिटी मिलता है, बराबर यूटिलिटी मिलता है और कंज्यूमर सैटिस्फाई हुआ है। तो जैसे-जैसे वो एक गुड्स के क्वांटिटी को बढ़ाते जाता है, वैसे-वैसे दूसरे गुड्स के क्वांटिटी में कमी आने लगती है। इसी चीज को जिस ग्राफ से दिखाया जाता है, उसी को इंडिफरेंस ग्राफ बोला जाता है। बेसिकली ये कंज्यूमर्स के सैटिस्फैक्शन लेवल को, कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम को बताता है कि एक कंज्यूमर्स अपने लिमिटेड इनकम से 2 गुड्स को कंज्यूम करके वो इक्विलिब्रियम में है। ये बताता है मेरा इंडिफरेंस कर्व। बोला गया एज एन अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट थ्रू, और हाँ, इसका थोड़ा-सा हिस्ट्री भी रहा है। मार्शल ने जो यूटिलिटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट बताया था, यानी मार्शल ने क्या बताया था? मार्शल ने बताया था
कार्डिनल यूटिलिटी। मार्शल ने क्या बताया था? कार्डिनल यूटिलिटी बताया था ना। उससे आगे बढ़ते हुए हिग्स और एलन, जिन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को बताया था, उन्होंने ही इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में बताया। अब देखो इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को बताता है। इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर के बिहेवियर को बताता है कि कब वो एक गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ा रहा है और एक गुड्स के कंजम्पशन को घटा रहा है। द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज शोन इन हिज इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस शेड्यूल में दिखाता है, एक गुड्स को बढ़ा रहा है तो एक गुड्स को घटा रहा है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिव एन इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर form an indifference schedule which is displayed in the form of the graph is obtained the difference indifference curve। यानी ये बेसिकली जो कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम होता है उस चीज को बताता है। ठीक है, देखो हम डायरेक्ट आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, हम बस आप लोगों को टेबल के थ्रू अभी समझा दे रहे हैं और ग्राफ समझा रहे हैं। देखो थोड़ा सा छोटा करने दो, चल भाई लगता है नहीं होगा और छोटा। ठीक है, देखो एक कंज्यूमर है, वो दो तरीके के गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, एक्स और वाई, दो तरीके के गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी ई एफ। अब देखो गुड्स ए का कंजम्पशन बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 गुड्स एक्स का क्वांटिटी बढ़ने लगा, तो उससे गुड्स वाई का क्वांटिटी घटते जाएगा, 20 15 11 8 6 5। एक गुड्स का कंजम्पशन को बढ़ा रहा है तो दूसरा गुड्स का कंजम्पशन को घटा रहा है। इसी चीज को देखो यहाँ ग्राफ से बता दिया। देखो एक में 20 है, ये देखो एक, ये देखो 20, तो ये हम लोगों का एक में क्या हो गया 20। इसके बाद 15 में 2 है, तो ये देखो 2, ये देखो 15 यहाँ बना दिए, 15 में 2। इसके बाद 11 में 3, 8 में 4, 6 में 5 और 5 में हो गया 6। इसके बाद ये पहला सिचुएशन तो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये एफ। याद रखना प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसे भागेगा, याद रखना इंडिफरेंस कर्व ऐसे सीधा आकर के एक्स और वाई किसी भी अक्ष को टच नहीं करता है, ये याद रहेगा। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो इस तरीके से होता है, इंडिफरेंस कर्व, यानी इसको बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व को कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन में ना इंडिफरेंस कर्व का फीचर नहीं पूछा, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार इसका फीचर्स को भी जरूर कर लेना। अब आप बोलोगे कि सर इसका फीचर्स में हम लोग क्या करेंगे, तो फीचर्स में देखो ना क्या होता है। पहला, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो एक्स और वाई किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। इंडिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इंडिफरेंस कर्व किसी भी शेप का हो सकता है। इंडिफरेंस कर्व जीरो शेप का भी हो सकता है। और इंडिफरेंस कर्व में जो सबसे ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो सेटिस्फेक्शन के सबसे ज्यादा लेवल को शो करता है। तो इस तरीके से 7 फीचर तो हम ऑलरेडी आपको बता दिए। अगर एग्जाम में मान लो कि अगर आपको फीचर पूछेगा तो आप फीचर भी इसको लिख दोगे। क्लियर है? अब इंडिफरेंस कर्व को तो डील कर दिए, लेकिन अब इंडिफरेंस कर्व में कोई भी जो आपका प्रोड्यूसर कोई भी जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा ये भी बताओ ना। तो इक्विलिब्रियम में आने का देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व के रिगार्डिंग कोई भी जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आएगा, उसका 2 कंडीशन है। इक्विलिब्रियम में आने का 2 कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व टचेस द प्राइस लाइन ऑफ द कंज्यूमर्स। सिंपल बात है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कंज्यूमर के प्राइस लाइन को टच करना चाहिए। अगर इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के प्राइस लाइन को टच कर दिया तो वो इक्विलिब्रियम में है, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये लकीर खींचा हुआ है, ये हम लोगों का किसी भी कंज्यूमर का ये प्राइस लाइन है। किसी भी कंज्यूमर का क्या है, ये सपोज कर लो किसी भी कंज्यूमर का ये प्राइस लाइन है, यहाँ पे मिला प्राइस लाइन, ये प्राइस लाइन है। तो इस प्राइस लाइन को इंडिफरेंस कर्व टच करे। अगर इंडिफरेंस कर्व इसको टच कर गया तो फार्म प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे बोला जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। ए देखो यहाँ, क्लियर बात है मेरा? ठीक है। और दूसरा, पहला सिचुएशन था और दूसरा सिचुएशन मेरा है, दूसरा सिचुएशन है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द इंडिफरेंस कर्व दैट द इक्विलिब्रियम पॉइंट शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन की ओर वो कॉन्वेक्स रहना चाहिए इस तरीके से। अगर मान लो ये 2 बार इंडिफरेंस कर्व यहाँ है तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो झुका हुआ रहना चाहिए मूल बिंदु की ओर। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, ये रहा। कॉन्वेक्स टू द क्या होना चाहिए, ओरिजिन। ओरिजिन की ओर वो क्या रहना चाहिए, कॉन्वेक्स रहना चाहिए। अगर इस तरीके से है तो यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, मतलब टच तो नहीं करे किसी को, इस तरीके से कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखना।
ठीक है, एक प्राइस लाइन को टच करे और दूसरा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, बस हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। अब देखो जी 48 पे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट है, हम गलती से लॉ ऑफ डिमांड को हमको यहाँ पे ग्राफ में दिखाना चाहिए था, हम गलती से ग्राफ नहीं दिखा पाए ना टेबल दिखा पाए। अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम पूछ दिया तो आप लॉ ऑफ डिमांड का पहले मीनिंग लिखना, फिर उसके बाद उसका डिमांड शेड्यूल बनाना मतलब टेबल बनाना, और उसके बाद उसको ग्राफ में बनाना, फिर लॉ ऑफ डिमांड का आप क्या करना, वो शायद बनाए ही नीचे, हाँ है जी, सॉरी है नीचे, हिंदी वालों में शायद नहीं बनाए थे इसको। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है सुन लो। लॉ ऑफ डिमांड मीन्स इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, देन if the price of the goods increases then demand will be decreases, and the price of the commodity increases then demand will be decreases। अगर अन्य बातें समान रहे तो लॉ ऑफ डिमांड हमको यही बोलता है कि अगर कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड घटता है, और अगर गुड्स का प्राइस घटता है तो उसको डिमांड बढ़ता है। इसी चीज को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। और अगर अन्य सभी बातें यानी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी बाकी कोई चीज नहीं बदला, ना तो कंज्यूमर का इनकम बदल रहा है, ना कंज्यूमर का फैशन, ना कंज्यूमर का टेस्ट बदल रहा है, ना सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बदल रहा है, अगर सब चीज अगर कांस्टेंट है तो सिंपल नियम होता है, इनकम बढ़ गया डिमांड घट गया, डिमांड घट गया इनकम बढ़ गया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेन द सेम, there is a inverse relationship between the price of commodity and the quantity produced। the law of demand tells us in the quantitative relation, याद रखना qualitative relation बताता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव रिलेशन बताता है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है, बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट ए प्राइस। ड्यू टू दिस साइकोलॉजिकल टेंडेंसी द कंज्यूमर डिमांड्स मोर एट ए लो प्राइस, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, और अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, यही लॉ ऑफ डिमांड होता है। अब देखो इसके लिए डिमांड शेड्यूल बना दिए, मतलब यहाँ पे समझा रहे हैं, यहाँ देखो गुड्स का प्राइस है 10, 8, 6, 4, 2। जब गुड्स का प्राइस 10 था तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड 1 करते थे, अब जब प्राइस घट गया 10 से 8 हो गया तो मेरा देखो डिमांड बढ़ गया, फिर 8 से 6 हो गया तो देखो फिर डिमांड बढ़ गया, और देखो जब ये 4 हो गया तो फिर डिमांड बढ़ गया, और प्राइस और कम हो गया तो डिमांड और बढ़ गया। ठीक, अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखो ग्राफ से दिखा दिए हैं, ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ, ये जो सीधा सीधा लकीर आया यही मेरा क्या है यहाँ, यही मेरा है यहाँ पे डिमांड कर्व। आया समझ में बात, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब चलो लॉ ऑफ डिमांड का कुछ कुछ एजम्पशंस करते हैं, कुछ कुछ क्या करते हैं एजम्पशंस। जैसे एजम्पशंस का मतलब हम अभी बताएं ना कि कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन ये कब होगा, इसके पीछे भी एजम्पशंस है, ऐसा होगा तब ऐसा होगा। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहला देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम में कोई भी चेंजेस होना नहीं चाहिए। दूसरा, कंज्यूमर का इंटरेस्ट, उसका नेचर और उसके फैशन में कोई भी चेंजेस आना नहीं चाहिए। दूसरा, तीसरा, जो गुड्स है उस गुड्स में कोई भी जो रिलेटेड गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। कंज्यूमर को किसी भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और नियर बाय फ्यूचर में उस गुड्स का प्राइस बढ़ने का चांसेस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी जाके हम लोगों का LOD लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 बोला गया है एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का 3 स्टेट क्या क्या होता है हम बता दे रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल का 3 स्टेट जो होता है उसमें सबसे पहला स्टेट में जो है वो प्रोडक्शन बढ़ेगा, दूसरा स्टेज में कांस्टेंट रहेगा, और तीसरा स्टेज में घट के नेगेटिव हो जाएगा। ये 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज में क्या बोले, प्रोडक्शन बढ़ेगा, दूसरा में कांस्टेंट रह के घटेगा, और तीसरा में नेगेटिव हो जाएगा। ये 3 स्टेट मेरा होता है, 1, 2, 3। वही चीज लिखे इन प्रोडक्शन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इज इंक्रीज along with the fixed factor then due to division of labor and specialization। ये सब छोड़ दो, इतना ज्यादा इस सब में माथा खराब नहीं करना, हम डायरेक्ट आपको टेबल दिखा रहे हैं, ठीक है ना, टेबल डायरेक्ट समझा रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिखे हम लोग फिक्स्ड फैक्टर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, एक 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 एक, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर जो है ये फिक्स रहेगा, टोटल फिक्स्ड फैक्टर। और यहाँ लिखे हैं टोटल वेरिएबल फैक्टर TVC जो बढ़ते रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बढ़ते गया। इसके बाद यहाँ टोटल प्रोडक्ट जो बढ़ते जाएगा। ये सब बस
एक मतलब एज्यूम किया गया नंबर है ये सब और कुछ नहीं, एज्यूम किए हैं, कुछ भी लिखे हैं। 6, 16, 30, 40, 45, 48, 48, 44 और ये 38। इसके बाद एवरेज प्रोडक्ट यहां से निकाले हैं, एवरेज प्रोडक्ट निकाले हैं। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है? तो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो देखो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट है 6 और क्वांटिटी है 1, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 48 को 7 से डिवाइड करेंगे 6.8 आएगा, 44 को 8 से डिवाइड करेंगे 5.5 आएगा, 38 को 9 से डिवाइड करेंगे 4.9 आएगा। क्लियर है? हो गया। तो ऐसे हम लोगों का यहाँ क्या निकल गया? एवरेज प्रोडक्ट निकल गया। क्लियर? ये तो सर एवरेज प्रोडक्ट था, एक बार और मार्जिनल प्रोडक्ट भी चाहिए। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जो एक्स्ट्रा हुआ है, तो टोटल प्रोडक्ट 6 था तो मार्जिनल प्रोडक्ट 6 हुआ, 6 से 16 हो गया तो ये 10 हो गया। इसके बाद देखो 16 से 30 हो गया तो ये 14 हो गया, 30 से 40 हो गया तो 10 हो गया, 40 से 45 हो गया तो 5 हो गया, 45 से 48 हो गया तो 3 हो गया, 48 से 48 से रहा तो 0 हो गया, 48 से 4 हो गया तो -4, 48 से 44 से 38 हो गया तो घट के 6 हो गया। तो ये तीनों चीज निकल गया। अब देखो इसको समझना, अब इसमें गौर ये करना, आप तीनों ही सिचुएशन में देखना यहां तक। ए देखो यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट देखना, यहां से देखो यहां तक इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हम लोगों का है फर्स्ट स्टेज, इंक्रीज हुआ। ठीक? इसके बाद यहां से इंक्रीज होने के बाद यहां से ये फ्लेक्शन मारेगा, मतलब चेंज होना स्टार्ट करेगा। चेंज होके देखो यहां से ये क्या हुआ? घटने लगा। घट घट के लास्ट में 0 तक हो गया। तो ये हम लोगों का सेकेंड स्टेज हो गया, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर बात है? और उसके बाद 0 जाने के बाद लास्ट में ये पॉजिटिव से क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव से क्या हो गया? नेगेटिव। ये थर्ड स्टेज हो गया। 3 स्टेज है। पहला इंक्रीज हो रहा है और जहां इंक्रीज हो गया तो एक समय के बाद वो वहां से जो है वो चेंज होने लगेगा, यानी इन्फ्लेक्शन होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। तो अब घट रहा है, घटने वाला सेकंड स्टेज है और लास्ट में वो नेगेटिव चला जाएगा, थर्ड स्टेज है। और पता है एक जो प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो हमेशा सेकंड लेवल पे प्रोडक्शन करना पसंद करता है। एक जो आइडल प्रोड्यूसर होता है वो हमेशा सेकंड लेवल पे प्रोडक्शन करना पसंद करता है। ठीक? अब देखो इसी 3 स्टेज को यहाँ पे समझाए हैं। पहला स्टेज क्या बोले थे? इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने को बोला जाता है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न इंक्रीज हो रहा है। दूसरा डिक्रीज होगा तो उसको बोला जाता है स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग हो रहा है, दूसरा डिक्रीजिंग हो रहा है और तीसरा में क्या होगा? वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न। ठीक है? अब देखो यही 3 सिचुएशन को यहाँ पे ड्राइंग से समझाया गया है। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग में आपको फंसने का जरूरत नहीं है, आप बस नॉर्मल ड्राइंग ही बना लेना। इसमें से हम यही बोलेंगे, इतना ज्यादा परेशान होने का जरूरत आपको नहीं है। ठीक है? यही हम लोगों का 3 स्टेज होता है। एक पहला स्टेज देखो बढ़ रहा है, सेकेंड स्टेज देखो यहाँ से घटना स्टार्ट करेगा और थर्ड स्टेज में देखो ये यहाँ देखो बढ़ रहा है, सेकेंड स्टेज में देखो ये घटना स्टार्ट कर देगा और थर्ड स्टेज में देखो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? तो ये हम लोगों का 3 स्टेज होता है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोगों को क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ द फोर्थ सेक्टर इनको इकोनॉमी। लो जी, फोर्थ सेक्टर फ्लो बता रहा है, 4 सेक्टर, 4 क्षेत्रीय मॉडल का प्रवाह। 4 क्षेत्रीय सेक्टर मॉडल का मतलब होता है, फोर्थ सेक्टर मॉडल का मतलब है कि 4 लोगों के बीच चीजों का एक्सचेंज करना है। अगर 2 सेक्टर मॉडल बोलता तो 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ और सिर्फ आता है हाउस होल्ड और फार्म, हाउस होल्ड और फार्म आता है 2 सेक्टर मॉडल में। और अगर 3 सेक्टर मॉडल बोलता तो हाउस होल्ड आता है, फार्म आता है और गवर्नमेंट आता है। ठीक है? और अगर फोर्थ बोलेगा तो हाउस होल्ड आएगा, फार्म आएगा यानी इंडस्ट्री आएगा, गवर्नमेंट आएगा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाकी लो वर्ल्ड आएगा, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आएगा। हालांकि इन तीनों में मेरा जो कैपिटल मार्केट है वो कैपिटल मार्केट तो होता ही है। ठीक है? तो कैपिटल मार्केट तो तीनों में रहेगा। ये 3 तरीके का हम लोगों का फ्लो होता है, 2 सेक्टर फ्लो, 3 सेक्टर फ्लो और 4 सेक्टर फ्लो। हमको यहाँ पे 4 सेक्टर फ्लो बोल रहा है, तो 4 सेक्टर फ्लो में ही चारों होगा। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको सेक्टर फ्लो पूछेगा तो उसको हमेशा लिखने के बाद आप उसको ग्राफ में जरूर दिखाना, मतलब उसका ड्राइंग जरूर एक्सप्लेन करना, नंबर मिलेगा। देखो द फोर सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिप्रेजेंट ओपन इकोनॉमी। किसको रिप्रेजेंट करता है? ओपन इकोनॉमी को। ओपन इकोनॉमी को क्यों? क्योंकि इसमें अपने देश में तो लेन देन करेंगे,
साथ ही साथ विदेशों से भी लेन-देन होगा। यानी बाकी देशों के साथ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, इसीलिए ओपन इकोनॉमी होगा, जो आज के समय में हर कंट्री करता है। फिर यहाँ पे हम लोग इसी को 4 सेक्टर मॉडल को ही बार-बार घुमा-फिरा करके हम यहाँ पे समझाए हैं। ठीक है? इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये बता रहा है कि 4 सेक्टर में कौन-कौन आएगा। अभी अगर कैपिटल मार्केट को हटाते हैं, तो एक आएगा डोमेस्टिक यानी कि हाउसहोल्ड आएगा, ठीक है, जिसको कंजम्पशन बोलेंगे। दूसरा बिज़नेस जिसको कि इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तीसरा हो गया गवर्नमेंट जिसको जी बोलेंगे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट बोलेंगे। तो ये 4 चीज़ हम लोगों का यहाँ पे होगा, ठीक है? यानी कि Y इज़ इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये हम लोगों का 4 सेक्टर मॉडल होता है, ठीक है? याद रखना। अब इसी चीज़ के बारे में देखो यहाँ पे नीचे और थोड़ा थ्योरी लिखे और ये रहा यहाँ पे समझाएँ। Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट और सबका मतलब यहाँ पे समझा दिए। Y का मतलब है इनकम, I का मतलब है कंजम्पशन, G का मतलब है गवर्नमेंट और X माइनस M का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। क्लियर है? अब देखो चूंकि यहाँ पे ड्राइंग भी तो बोला है 4 सेक्टर मॉडल में, ठीक है? तो 4 सेक्टर मॉडल में ये रहा हम लोगों का 4 सेक्टर मॉडल का फ्लो। और हम आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाते समय उस समय बोले थे कि बाबू लोग ये क्वेश्चन जो है मे बी हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो देखो एग्जाम में देखने को मिल गया। थोड़ा-सा ऊपर करके दिखा रहे इसको, थोड़ा-सा मैनेज कर लेना। 4 सेक्टर मॉडल में कौन-कौन होगा? सबसे पहला देखो यहाँ पे हाउसहोल्ड है, दूसरा यहाँ पे कैपिटल मार्केट तो बीच में रहेगा, दूसरा यहाँ पे फार्म है, ऊपर में यहाँ पे गवर्नमेंट है और इस साइड में हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिखाएँगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर दिखाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, हाउसहोल्ड हम लोग जो है वो लोग विदेशों से तो लेन-देन हम लोग नहीं करेंगे। विदेशों से तो लेन-देन या तो फार्म करेगा या तो गवर्नमेंट करेगा। इसलिए इन्हीं दोनों का एरो देखो यहाँ मिला है। हाउसहोल्ड का कोई एरो नहीं मिला है। अब देखो इसको किस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। हम लोग हाउसहोल्ड यहाँ पे काम किए, काम करने के बाद फार्म से हमको पैसा मिला। पैसा आया, इस पैसे को या तो हम सेविंग करने के लिए कैपिटल मार्केट में लगाएँ और फार्म भी कैपिटल मार्केट में पैसा लगा सकता है, गवर्नमेंट भी कैपिटल मार्केट से पैसा लगा सकता है। कैपिटल मार्केट से लोन ज़रूरत पड़े तो फार्म भी ले सकता है, ज़रूरत पड़े तो बैंक भी आपका गवर्नमेंट भी ले सकता है। हम लोग तो नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग को नहीं दिखाया है। अब हम और किससे लेन-देन कर सकते हैं? तो हम फार्म से लेन-देन किए और दूसरा कैपिटल में पैसा लगाएँ, कैपिटल मार्केट में। और हम क्या कर सकते हैं, हम अगर गवर्नमेंट को अगर होगा तो हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा और गवर्नमेंट हो सकता है हमको कोई ट्रांसफर पेमेंट करे, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, वो सब हमको गवर्नमेंट दे सकता है। ठीक है? इसके बाद मेरा लेन-देन खत्म हुआ, फार्म। फार्म किसके साथ लेन-देन कर सकता है? पहले इंडस्ट्री से। फार्म जो है ये फार्म गवर्नमेंट को टैक्स देगा, इसके बाद गवर्नमेंट हो सकता है उसको कुछ पैसा दे सकता है, गवर्नमेंट उसको कुछ सब्सिडी दे सकता है। इसके बाद जो फार्म है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मतलब दूसरे देशों में ये एक्सपोर्ट कर सकता है या चाहे सो दूसरे देशों से क्या कर सकता है? इंपोर्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? फार्म इंपोर्ट। ये जो गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट क्या कर सकता है? कुछ गवर्नमेंट पेमेंट कर सकता है या विदेशों से पेमेंट रिसीव कर सकता है। समझ में आया? इतना ही तो एरो है मेरा और क्या है? ठीक है? अगर नहीं समझ में आया तो देखो हम इसको तोड़ करके आप लोगों को अभी समझा रहे। चल आजा, आजा, आजा भाई आजा। देखो, यहाँ लिख रहे हैं हाउसहोल्ड, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग का कैपिटल मार्केट, ठीक है? यहाँ लिख रहे हैं हम लोग फार्म, क्या लिख रहे हैं? फार्म। यहाँ लिख रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट और यहाँ लिख रहे हैं हम लोग बाकी का वर्ल्ड, ठीक है? तो देखो हम सबसे पहले हम यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ से हमको पैसा मिला, हम पैसा यहाँ लगा दिए, इसके बाद गवर्नमेंट को हम टैक्स पेड करेंगे, गवर्नमेंट हमको कुछ सब्सिडी देगा। मेरा हिस्सा खत्म। अब फार्म, ये जो फार्म है, ये फार्म इसमें पैसा लगा सकता है कैपिटल मार्केट में और यहाँ से लोन ले सकता है। गवर्नमेंट भी इसमें पैसा लगा सकता है, यहाँ से लोन ले सकता है। हो गया कैपिटल मार्केट का काम खत्म। अब ये जो हम लोगों का फार्म है, ये गवर्नमेंट को टैक्स दे सकता है और गवर्नमेंट जो है इसको सब्सिडी वगैरह दे सकता है। इसके बाद फार्म जो है वो जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर सकता है या उनसे इंपोर्ट ले सकता है। इसके बाद जो वर्ल्ड है वो गवर्नमेंट से या तो गवर्नमेंट को वो किसी चीज़ के लिए पैसा पेमेंट करेगा या गवर्नमेंट उसको पेमेंट करेगा। हो तो गया, इतना ही चीज़ तो हम लोगों को लेन-देन दिखाना है और क्या है? यही तो लेन-देन होगा ना, इससे ज़्यादा और क्या लेन-देन होगा? कुछ नहीं होगा। यही चीज़ तो है हम लोगों का, ठीक है? 4 सेक्टर फ्लो। और अगर 3 सेक्टर फ्लो बोलता, तो 3 सेक्टर फ्लो में ये नहीं रहता, इसको हटा दो। ये 3 सेक्टर फ्लो जो रहता, तो अगर उसमें वो होता 3 सेक्टर फ्लो तो ये नहीं रहता। इसके अलावा बाकी चीज़ डिट्टो ऐसे बनाते, ये है 3 सेक्टर फ्लो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 51, 50 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट डज द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। भाई क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक का मतलब है कि कमर्शियल बैंक ना पैसा से पैसा बनाता है। तो पैसा से पैसा कैसे बनाता है हम अभी आप लोगों को बताते हैं। इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ लेना। हम समझा दे रहे हैं कि कमर्शियल बैंक पैसा से पैसा कैसे बनाता है। एग्जाम्पल अच्छा से समझना इसको, हम एकदम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। सपोज कर लो एक बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। इसमें एक पर्सन है ए, ये खाता खुलाना चाहता है बैंक में। तो जब ये बैंक में जाके बोला कि सर हमको खाता खुलवाना है, तो बैंक बोला ठीक है, खाता खुलाने में 10,000 रुपया तुमको लगेगा खाता खुलाते समय। एग्जाम्पल मानने बोल रहे हैं, कितना भी बोल सकता है बैंक। तो बोला कि 10,000 रुपया लगेगा खाता खुलाने में, जो तुम्हारा मिनिमम बैलेंस रहेगा। तो बोला ठीक है 10,000 से हम खाता खोल देंगे। 10,000 रुपया ए दिया बैंक को और खाता खोला। तो ए से जो बैंक को 10,000 रुपया मिला, ये बैंक के लिए प्राइमरी डिपॉजिट हुआ। कौन सा डिपॉजिट हुआ? ये प्राइमरी डिपॉजिट हुआ। क्लियर बात है। अब ये जो 10,000 रुपया बैंक के पास आया, ये बैंक 10 का 10,000 अपने पास नहीं रखेगा। बैंक चूंकि इतने सालों से बिजनेस चला रहा है, तो उसको आइडिया हो जाता है कि भाई मेरे पास जो कस्टमर्स है, जो मेरा अकाउंट होल्डर है, वो कितना तक पैसा निकाल सकता है। तो जब बैंक को लगेगा कि इतना परसेंट तक ये पैसा निकाल सकता है, तो उतना ही परसेंट बैंक अपने यहाँ पैसा रखता है और बाकी पैसा लोन में दे देता है। तो बैंक को मान लो, बैंक को ये अंदाजा है कि हो सकता है कि ये 20% पैसा निकाल सकता है। तो इस 10,000 का 20% यानी 8,000, 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपया बैंक अपने पास रखा, और बाकी जो 8,000 रुपया बचा, वो 8,000 रुपया बैंक किसी दूसरे को लोन देने के लिए रख लिया कि इस पैसे का लोन देंगे। अब सपोज कर लो कि उसी बैंक में एक और आदमी है मिस्टर बी। अब मान लो कि बी को लोन का जरूरत पड़ा 8,000। तो बैंक के पास गया बी और बोला कि हमको 8,000 का लोन चाहिए। तो बैंक बोला हाँ ले लो लोन। बैंक बोला हाँ ले लो लोन। इसके बाद यही 8,000 बैंक किसको दे दिया? बी को। अब जब बी को लोन देगा तो बी को हाथ में तो लोन नहीं दिया। तो बी को हाथ में लोन नहीं दिया, इसका मतलब बी के अकाउंट में पैसा डाला। अब उसमें भी बैंक जब बी के अकाउंट में 8,000 डाला, तो उसमें भी बैंक ये जरूर जानता है कि ये जो बी है, ये पूरा का पूरा अकाउंट नील तो नहीं करेगा, पूरा का पूरा पैसा खाली तो नहीं करेगा, क्योंकि मिनिमम बैलेंस भी तो रखना है उसको। तो ये पूरा का पूरा 8,000 तो लोन लेके खर्चा नहीं करेगा, कुछ पैसा तो इसको बैंक में छोड़ना होगा। तो बैंक ये मान के चला कि बी जो है सपोज कर लो 20% तक पैसा निकालेगा। अब इस 8,000 का 20% यानी कि 1,600 बैंक अपने पास रखा, और बाकी 6,400 रुपया बैंक फिर से किसी दूसरे को लोन देने के लिए अपने पास रखा, और इस 6,400 का लोन फिर किसी दूसरे को दिया। और सपोज कर लो एक और पर्सन था सी। अब मान लो को सी को 6,400 का लोन का जरूरत पड़ा, तो यही पैसा लोन के रूप में बैंक किसको दे देगा? सी को दे देगा। फिर बैंक ये भी तो जानता है कि सी पूरा का पूरा पैसा नहीं निकालेगा, तो उसमें से भी कुछ पैसा बैंक अपने पास रख लेगा। ऐसे बैंक करते जाएगा। देखो बैंक के पास एक्चुअल में प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 आया, लेकिन इसी 10,000 को बैंक इतना बार लोन दे के पैसा से पैसा बना देगा। इसी को बोला जाता है बैंक का क्रेडिट क्रिएशन। आया समझ में? जो आज के टाइम में बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, ऐसे बैंक पैसा से पैसा बनाता है। आया मेरा बात समझ में? और बैंक ये जो लोन देने का प्रोसेस है, ये तब तक करते जाएगा जब तक ये जो प्राइमरी डिपॉजिट का वैल्यू है वो जीरो ना हो जाए। जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगा, तब तक बैंक लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन देते जाएगा। आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर बैंक लोन दिया था बी को, तो जरूरी है कि बी उतना ही पैसा निकालेगा? बी पूरा पैसा भी तो निकाल के ले जा सकता है। हाँ बिल्कुल ले सकता है। अगर बी पूरा पैसा निकाल के ले जाएगा तो बैंक का तो हिसाब गड़बड़ा जाएगा। हाँ बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। लेकिन बैंक के पास इतना पैसा पहले से होता है कि अगर कोई कस्टमर पूरा का पूरा पैसा निकाल के भी ले जाए, तो भी बैंक के पास इतना पैसा होता है कि वो उसका भरपाई कर सके। और ऐसे भी हर कोई आदमी अपना अकाउंट खाली थोड़ी छोड़ेगा, हर कोई अपना अकाउंट नील थोड़ी छोड़ता है। कुछ-कुछ आदमी ही नील छोड़ता है, बाकी तो पैसा बैंक में ही रहता है। तो बैंक उसको तिजोरी में डाल के थोड़ी रखता है। बैंक लोन के रूप में लोन, लोन के रूप में लोन देते जाता है। इसलिए ना बैंक मिनिमम डिपॉजिट का रूल बना के चलता है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझाए हैं। अब देखो यहाँ पे वही चीज को हम यहाँ पे समझाएं। मिस्टर ए था जो बैंक में 10,000 रुपया जमा किया, ये बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट है। बैंक उसका मान लो कि 20% अपने पास रखा केस में, और 8,000 रुपया किसी दूसरे को लोन देने के लिए रख लिया। किसी दूसरे को जो लोन देने के लिए रखता है वो ड्राइव डिपॉजिट होता है। अब जो 8,000 रुपया लोन के रूप में रखा, ये बैंक में रखाया है, 8,000 प्राइमरी डिपॉजिट हुआ।
उसमें से भी मान लो ये बी को लोन दे दिया, बी को मान लो 1600 रुपया दिया और 6400 फिर दूसरे के लिए रखा। इसी तरीके से ये सिस्टम चला और देखो बैंक के पास एक्चुअल में पैसा कितना जमा था 10,000, लेकिन उस 10,000 रुपया से वो लोन दे दे करके कितना रुपया बना दिया उसका 50,000 रुपया बना दिया। बैंक तब तक लोन देते जाएगा जब तक उसका प्राइमरी डिपॉजिट का वैल्यू क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, तब तक बैंक जो है वो लोन देते जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको टेबल में दिखा दिए, हो गया मेरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन बैलेंस एंड अनबैलेंस बजट। हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बजट का क्वेश्चन है और बजट का क्वेश्चन एग्जाम में देगा, 100% देगा बजट का क्वेश्चन, हमसे लिख के ले लो। मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन पूछेगा, 100% है। बजट का क्वेश्चन पूछेगा, 100% है, एकदम लिख के ले लो, 5-5 नंबर में पूछेगा। एक्सप्लेन द बैलेंस एंड अनबैलेंस बजट। अब देखो बैलेंस बजट का मतलब सिंपल है, बैलेंस बजट का मतलब होता है जब कभी भी गवर्नमेंट का इनकम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बराबर है तो वो होता है हम लोगों का बैलेंस बजट। ठीक है, हम आप लोगों को पहले भी बताए थे, अभी फिर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं एक लास्ट टाइम। बजट हम लोगों का 2 तरीके का होता है, एक होता है हम लोगों का बैलेंस बजट। बैलेंस बजट जो होता है ऐसा बजट होता है जहां गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दोनों बराबर है। दूसरा होता है अनबैलेंस बजट। ये जो अनबैलेंस्ड बजट है इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये अनबैलेंस बजट 2 तरीके का होता है, एक होता है सरप्लस बजट, एक क्या होता है सरप्लस बजट होता है, और एक होता है डिफिशिएट बजट, एक होता है डिफिशिएट बजट। अब ये जो सरप्लस बजट होता है इसमें गवर्नमेंट का जो इनकम होता है वो उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है, यानी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस बजट। डिफिशिएट बजट में उल्टा होता है, डिफिशिएट बजट में इनकम कम हो जाता है किससे एक्सपेंडिचर से, यानी गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर ज्यादा है उसके इनकम से। क्लियर बात है, इसी चीज को हमको बैलेंस बजट के बारे में पूछा, फिर अनबैलेंस बजट के बारे में पूछा और अनबैलेंस बजट में ये दोनों बजट को लिखे। आप अगर थोड़ा सोचोगे ना कि कौन सा बजट सही है तो आपको लगेगा बैलेंस बजट, लेकिन नहीं, बैलेंस बजट सही नहीं है। पहले के भी जितने भी इकोनॉमिस्ट लोग थे उन लोगों को भी लगता था कि बैलेंस बजट सही है, जितना पैसा कमाओ उतना पैसा खर्च कर दो, लेकिन नहीं। जब हम लोगों का इकोनॉमिक क्राइसिस 1929 को आर्थिक महामंदी आया तो उस समय लोगों ने ये महसूस किया कि भाई बैलेंस बजट तो डेंजर है, और खासकर ऐसे इकोनॉमी के लिए जो अभी डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए तो भाई ये और ज्यादा डेंजर है। इसीलिए जे.एम. किन्स ने यह सुझाव दिया कि बैलेंस की जगह अनबैलेंस बजट बनाना सही है, और अनबैलेंस बजट में जो भी डेवलपिंग कंट्री है हम लोगों का उसके लिए सबसे अच्छा होता है हम लोगों का डिफिशिएट बजट बनाना। कौन सा बजट? डिफिशिएट, यानी आप हमेशा ये मान के चलो कि खर्चा ज्यादा होगा, ये मान के चलो कि खर्चा ज्यादा होगा, आप अपने पास हमेशा इनकम बचा के रखना, हमेशा खर्चा को ज्यादा लेके चलो। जैसे पता नहीं आप लोग नोटिस किए हो कि नहीं, हम लोग जब ट्यूशन में सरस्वती पूजा मना रहे थे ना, तो हम हमेशा हर चीज का हम लोग हिसाब किताब कर रहे थे। जैसे कि गाजर, अगर गाजर 20 रुपया किलो है तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि गाजर 30 रुपया किलो होगा। 10 रुपया खर्चा हमेशा ज्यादा मान के चल रहे थे। अगर मान लो कि सेब 80 रुपया किलो है तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि सेब 120 रुपया किलो होगा। हमेशा खर्चा ज्यादा मान के चल रहे थे, ताकि अगर आगे जाकर के सच में खर्चा ज्यादा भी हो जाए तो उसके लिए हम लोगों के पास पैसा पहले से हो। तो इसलिए बोला जाता है कि हम लोगों का जो भी डेवलपिंग कंट्री है उस कंट्री के लिए डिफिशिएट बजट सही होता है, और इंडिया के लिए भी डिफिशिएट बजट मेरा सही है। क्लियर बात है, तो बस यही उन सारे बजट्स के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। हम अभी जो भी चीज आपको लेक्चर बोले, जो भी चीज हम आपको सुनाए, वो सब चीज यहाँ पे मेरा मेंशन है। आया समझ में? बस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर था सेट 3, तो इसको आप लोग प्लीज एक बार जरूर अच्छे से करना। इसके बाद सेट 4 और सेट 5 का वीडियो आएगा, इसके बाद हम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में खत्म हो जाएगा। हम चूंकि इंग्लिश में टाइप करके बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समय हमको लग जा रहा है, मैनेज कर लेना। हम आज नहीं तो कल 12 बजे से पहले पहले तक तो अपलोड कर ही देंगे, ये मेरा टेंशन है। ठीक है ना, इसके लिए आप लोग परेशान मत होना।